नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप उपस्थित हैं, तो इससे पता चल रहा है कि आप लोग पढ़ने के लिए भी, इस इशू को जानने के लिए उत्सुक भी हैं। क्या है आज का इशू? आज का इशू है मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट वांटेड। मोस्ट वांटेड किस मामले में? क्योंकि साहब ये पैसे लेके भाग गए भारत का, है ना। तो नीरव मोदी अब भारत आएगा, क्या अभी हम ये कह सकते हैं? क्यों पूछ रहे हैं इस सवाल को? क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन की एक अदालत ने इनके एक्सट्रेडिशन को परमिशन दे दी है। अर्थात कहा है कि हाँ भाई, इन्हें ले जाइए अपने साथ में। किन्हें ले जाइए? नीरव मोदी को अपने साथ ले जाइए। ऐसा हाल ही में ब्रिटेन की एक लोअर कोर्ट में कहा है। यह बात थोड़ा ज्यादा जरूरी है समझना कि जब किसी लोअर कोर्ट ने यह बात बोली है तो क्या यह फुल एंड फाइनल समझी जाएगी। आइए अब एक एक करके आपको सारी बातें बताते हैं। और जो साथी नहीं जानते कि नीरव मोदी का क्या इतिहास है, थोड़ा सा उन्हें इतिहास के बारे में भी जानकारी देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, मेरे सामने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इस न्यूज़ को कवर किया गया है कि ये भारत को एक्सट्रेडिटेट किए जा सकते हैं, यानी कि प्रत्यर्पित किए जा सकते हैं, भारत को इन्हें सौंपा जा सकता है। तो साहब ऐसी बात ये है कि क्या कारण है और क्यों ये भागे थे और क्यों अब ये कहा जा रहा है कि ये वापस यहां आ सकते हैं। वर्तमान में ये हैं कहां पर? मेरे प्यारे साथियों, नीरव मोदी, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, वर्तमान में ब्रिटेन की एक जेल के अंदर ऑलरेडी बंद हैं। बस वहां की जेल से भारत की जेल में आने का सारा मसला था, जिससे ये मना कर रहे थे। और मना करने की जो शर्त थी इनकी, ये थी कि भाई इंडिया की जो जेल है वो मेरे लायक नहीं है। मतलब हम लोग साहब जेल में से चले तो जाएंगे यहां से। कौन कौन? एक मेहुल चौकसी और है जो इनके साथ के ही थे। तो फिलहाल इनकी बात कर ली जाए कि बोले हम इंडिया की जेल में चले तो जाएंगे, लेकिन वहां की जेलें हमारे लायक नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर है, जेलें अच्छी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको समय समय पे मैंने बताया भी है कि बीच में ऐसी परिस्थितियां भी आई थी कि ब्रिटेन की एक अदालत ने इंडिया में सर्वे करने के लिए भेजा था कि भाई जाके देख के आइए कि यहाँ की जेलें इस लायक हैं भी कि नहीं। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया की जेलें इनके लायक हैं। तो अब भाई नतीजा ये कि ये आएंगे। लेकिन ये तो सारी हुई न्यूज। आपके मन में बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो ये सबसे पहला सवाल तो यही है कि वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में यह फैसला दिया गया है, जिन जज का नाम था सैमुअल गोजी। उन्होंने कहा है कि नीरव मोदी जो हैं अब वो इंडिया जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया की सरकार को इनसे बहुत सारी चीजें पूछनी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारे पास हैं ये वहां पर जा सकते हैं। अब सवाल बनता है कि ये आफ्टर ऑल हैं कौन? अब थोड़ा सा इनका इतिहास जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सही, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये भगोड़े हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, क्या भगोड़ों के लिए मतलब यूपीएससी में कोई जगह है क्या? यूपीएससी में क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे? भाई ये एक क्राइम है, आपको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक विदेशी संबंध, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इन्वॉल्व है। सारे मसले इसमें एक एक करके आते जाएंगे। अब थोड़ा सा इसका इतिहास जान लीजिए साथियों। नीरव मोदी इंडिया के ही एक बॉर्न ज्वेलरी डिजाइनर हैं, जिन्होंने लगभग 2.3 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू अपनी एक कंपनी फायर स्टार डायमंड से क्रिएट किया था। शुरुआत में ये रहे बेल्जियम में थे और वहां से जब ये इंडिया आए तो यहां पर इन्होंने अपने अंकल मेहुल चौकसी के साथ मिलकर के, जो कि गीतांजलि जेम्स के मालिक हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर के डायमंड का व्यापार सीखा। जब डायमंड का व्यापार सीखा तो अच्छे से सीखने के बाद में इन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया, और वो था ही नीरव मोदी के नाम से। और उन्होंने अपने ब्रांड स्टोर्स की जो लोकेशन थी वो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन और मकाऊ जैसे बहुत ही महंगे शहरों में इन्होंने अपने सेंटर स्थापित किए। किस चीज के सेंटर? डायमंड परचेज करने के। भाई साहब इनके ऊपर दो आरोप हैं। दो आरोप कौन कौन से हैं? कि साहब इन्होंने पीएनबी के साथ मिलकर के, असल में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाया। पहला तो ये इनके ऊपर आरोप है। और दूसरा आरोप ये है कि ये अपने नाम के ब्रांड के नाम से डायमंड कई बार तो डुप्लीकेट बेच दिया करते थे। चलिए वो कहानी अलग से सुनाएंगे।
लेकिन पहले पीएनबी के बारे में आपको बताते हैं कि हुआ क्या। अब क्या है ना, देखिए, अगर आपको डायमंड का काम करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको विदेशों से, देखिए, दो सिंपल सी बात समझ के चलिए। मान लीजिए यहां पर आप बैठे हैं इंडिया में, और ये कोई भी विदेशी कंट्री, लेट से आपने बेल्जियम का नाम ले लिया, तो आप बेल्जियम में जाना चाहते हैं व्यापार करने के लिए, तो आपके साथ में होता यह है कि भारतीय बैंक आपसे कहती हैं कि आप यहां से फंड कैरी करके ले जाएंगे, बेल्जियम की मुद्रा के रूप में आप पैसे लेके जाएंगे। इससे बेहतर यह है कि आप बेल्जियम में जाइए, हम वहां पर आपको उसी देश की करेंसी में पैसा अवेलेबल करा देंगे। ऐसी स्थिति में आप अपना फंड हमें यहां जमा करा दीजिए और हमारी जो विदेश में शाखा है वहां से अपना पैसा निकाल लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में व्यापार बहुत सुगम तरीके से हो जाता है। आपको बार बार जो है वो फॉरेक्स के ऑफिस काटने, चक्कर नहीं काटने पड़ते, करेंसी को कन्वर्ट नहीं कराना पड़ता कि रुपया लेके गए और उसको फिर पता चल रहा है डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, पाउंड में कन्वर्ट करवा रहे हैं। बैंक जो अच्छे मर्चेंट होती हैं, जिनकी प्रोफाइलिंग अच्छी होती है, उनको ये ऑफर देती है कि आप चिंता मत करिए, ये पैसे लीजिए और जाइए आप आराम से, मतलब वहां से पैसे निकाल लीजिएगा। पीएनबी इनके ऊपर ज्यादा ही मेहरबान थी। भाई इतने बड़ा आदमी है, 2.3 बिलियन की कंपनी की नेटवर्थ रखता है, उसको कंपनी की तरफ से एक लेटर मिलने लगा जिसे हम LOU कहते हैं। कंपनी बोले तो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मिलने लगा, जो कि अपने आप में एक बैंक गारंटी होता है। लेट से आपने इंडिया में अपना मान लीजिए 1 करोड़ रुपया जमा कराया, अब आप बेल्जियम में पहुंचे और यहां जाके 1 करोड़ रुपया वापस निकालना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह बैंक आपको एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देती है कि ये ले जाइए यहां से, और वहां जाकर के जो विदेश में हमारी ब्रांच है या तो वहां से निकाल लीजिए। अगर वहां पर पीएनबी की ब्रांच नहीं है तो कोई सी भी बैंक में जाकर के आप हमारा ये लेटर दिखा देना, वो आपको पैसे दे देंगे। ठीक है साहब, ये था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब ये आदमी बहुत ही स्मार्ट निकला। कैसे? अब ध्यान से समझना। देखो, इंडिया में पीएनबी में पैसा जमा करा करके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ले लिया, भाई साहब पहुंचते हैं विदेश। विदेश के किसी बैंक में टेक्निकली इन्हें उसे समर्पित करके पैसे ले लेने चाहिए थे, लेकिन जालसाजी खून में थी। इन्होंने तरीका अपनाया। क्या अपनाया? इन्होंने साहब उस पर फर्जी तरीके के साइन अपनाए। वैसा की वैसा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो पीएनबी के माध्यम से या फिर पीएनबी के कर्मचारियों के माध्यम से बिना साइन और अटेस्टेशन के मंगा लिया, और उस पर साहब अपने द्वारा हस्ताक्षर करके या फिर जालसाजी करके उन्हें ओरिजिनल वैसे ही कागज में कन्वर्ट कर दिया जैसा पीएनबी इशू करती थी। तो सामने वाली बैंक को क्या लगा कि यार नीरव मोदी ने अगर LOU दिया है तो ये तो बहुत बड़ा आदमी है, और वो बड़ा आदमी घपला करके यहां पहुंचा है, तो ऐसा मेरे प्यारे साथियों ये वाली इशू होने लगी। अब फिर आप पूछेंगे पता कैसे चला? अब होता क्या है असल में साथियों, अगर आप कोई सी भी बैंक से पैसा ले रहे हैं तो इंटरनेशनली भी ये बैंक आपस में जुड़ी होती हैं। लेट्स से मान लीजिए सिंगापुर की बैंक से आपको पैसा चाहिए, तो पंजाब नेशनल बैंक और सिंगापुर बैंक आपस में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम स्विफ्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये एक सिक्योर्ड ट्रांसमिशन इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, जो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है, जिसके थ्रू दुनिया की बैंक आपस में जुड़ी होती हैं। वो आपस में एक दूसरे से पूछती हैं कि साहब आपके माध्यम से एक बंदा आया था, तो अब क्रेडिट तो साहब क्या बोलते हैं, पीएनबी तो बहुत मेहरबान इनके ऊपर ऑलरेडी, बोले हाँ आया था, दे दो साहब लोन। भाई साहब ऐसा करके इन जनाब ने लगभग 10,000 करोड़ रुपया जो है वो पीएनबी के LOU से निकाल लिया। यानी कि एक प्रकार से ये समझिएगा कि ये इन्होंने उस कागज से यहां से पीएनबी के माध्यम से बिना किसी काम को यूज किए इन्होंने वो पैसा लिया और विदेशों में जाकर के कैश कर लिया। अब ये पूरा की पूरा कार्यक्रम जो था वो इन्होंने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया। इसको मैनेज करने में इन्हें निश्चित रूप से पीएनबी के भी कर्मचारियों की मदद लगी होगी, लेकिन साहब कर क्या सकते हैं? अब वो मदद तो पता तब चले ना जब ये बंदा लौट कर इंडिया आए। अब ये जाकर के जब इसका फ्रॉड पता चला, जब पता चला तो ये जनाब जाकर के छुप गए ब्रिटेन में। अब वहां जाके छुप गए तो भारत ने कहा कि ये बंदा तो फ्रॉड करके चला गया है। 2019-18 में ये बात पता चली, फ्रॉड करके चला गया है। भारत ने ब्रिटिश सरकार को इसके बारे में इन्फॉर्म किया कि ये भाई हमारे यहां का क्या है, भगोड़ा है, फ्यूगिटिव अपराधी है, इसे पकड़िए। ब्रिटेन की सरकार ने इसे पकड़ लिया।
टेक्निकली होते ही उस दोषी को इंडिया को सौंप देना चाहिए था। अब आप पूछेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों सौंपेंगे? इसके लिए भारत ने मेरे प्यारे साथियों दुनिया के देशों के साथ में एक संधि की हुई है, जिसे आप प्रत्यर्पण संधि कहते हैं। प्रत्यर्पण संधि, हिंदी में इसको प्रत्यर्पण संधि और इंग्लिश में इसे एक्सट्रेडिशन कहते हैं। इस एक्सट्रेडिशन का अर्थ यह होता है कि अगर कोई भी भगोड़ा अपराधी एक देश से दूसरे देश भाग के चला गया, तो दूसरा देश अपनी संधि के मुताबिक भगोड़े अपराधियों को उनके ओरिजिनल, जहां उन्होंने क्राइम किया है, वहीं पर पहुंचाने का कार्य निर्धारित करेंगे। तो भारत ने मेरे प्यारे साथियों ऐसे संधि करने के लिए पहले ही एक एक्ट बनाया हुआ है, जिसका नाम है द एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962, जिसके तहत भारत जो है वो दुनिया के देशों के साथ में ऐसे ही कानूनों पर हस्ताक्षर करवाता है। और भारत ने जो आपको वर्तमान में ये दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे रंगीन हुए जो देश हैं, इन सब के साथ में ये संधि साइन की हुई है कि साहब अगर कोई अपराधी हमारे यहां से भाग करके आपके पास आएगा तो उसे आप वापस इंडिया को दे देना। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, इन्हें इन देशों में से आपके सामने जो फोटो में दिखाई दे रहा है, ये यूके भी शामिल है, जिसके साथ में हमने भगोड़े अपराधियों को बुलाने का प्रस्ताव किया हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल है, तो साहब अगर उसने प्रत्यर्पण संधि के हिसाब से दे देना चाहिए था, लेकिन नीरव मोदी ने कहा कि मुझे आप अगर पनिशमेंट देना चाहते हैं तो ब्रिटिश कोर्ट में ही दे दीजिए, ब्रिटिश जेल में ही दे दीजिए, क्योंकि साहब जो आपके क्या बोलते भारत की जो जेलें हैं ना, उनकी हालत बहुत खस्ता है। ऐसी स्थिति में एक बार ब्रिटिश कोर्ट ने आदेश दिया एक जांच कमेटी को कि जाए और जाकर के मुंबई की या फिर यरवड़ा जेल की जो मतलब कारागार है, उनका एक बार जाकर के मुआयना करें कि नीरव मोदी जाके रहेगा कहां। तो ऐसी स्थिति में कमेटी भी आई थी, ये हमने अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो फिलहाल स्थिति ये निकली है कि नीरव मोदी जो है अगर वो इंडिया आता है तो कोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात सही है कि वो इंडिया रह भी सकता है। ऐसी स्थिति में रहेगा कहां? तो भाई साहब वो मुंबई के अंदर जो जेल है वहां पर रह सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या अब इसको फाइनल समझा जाए कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि ले जाइए इसे? जी नहीं, अभी इसके पास एक विकल्प और है। और वो विकल्प क्या है? विकल्प ये है मेरे प्यारे साथियों कि इसे तुरंत भारत लाने के स्थान पर नीरव मोदी अभी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ऊपर की अदालतों में जाने का रास्ता चुन सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अपर कोर्ट में जाएगा, अपर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाएगा, तो एक प्रकार से कोर्ट कोर्ट खेलते खेलते भी वो काफी टाइम यहां पर बिता सकता है। उसे अभी अपील करने के लिए 28 दिनों का समय दिया गया है, तो वो मतलब अपील कर सकता है। एक और ऑप्शन है भाई के पास, और वो क्या है कि वो हाई कोर्ट भी अगर फैसले की मना कर दे तो फिर वो मानव अधिकार कोर्ट जा सकता है। अगर वहां पर भी ये दोनों लोग मना कर दें कि नहीं साहब ये यहां ब्रिटेन में रहने के लायक ही नहीं है, इसे वापस भेजो, तो जनाब फिर ये बंदा वापस इंडिया आएगा। तो भारत को बहुत सारे राज पता चलेंगे कि इंडिया में, क्योंकि फिर यहां आने के बाद उसके ऊपर फिर ट्रायल्स चलेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि इंडिया में उसकी मदद कौन कर रहा था। उम्मीद है आप लोगों को एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का एक बहुत ही सटीक प्रयोग, या फिर मैं ये कहूं कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का एक सार्थक जो हमने अभी उदाहरण देखा, उससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे अगर आपको याद हो तो चाइना का जो अभी हाल ही में ताइवान और हांगकांग के साथ विवाद चल रहा था, तो हांगकांग के इशू में ब्रिटेन ने कहा था कि अगर हांगकांग के लोग भाग करके ब्रिटेन आना चाहते हैं तो हम चाइना के साथ में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तोड़ देंगे और हम हांगकांग के लोगों को वापस नहीं भेजेंगे। ऐसे ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि अगर चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत हांगकांग पर कब्जा करता है तो हम भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तोड़ देंगे, ताकि आप अगर भागकर हमारे पास छिपने आए तो हम लोग आपको वापस नहीं भेजेंगे। अक्सर सुर्खियों में रहती है ये ट्रीटी, तो हमने सोचा एक व्यवहारिक उदाहरण से आपको समझा दी जाए। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार के तमाम नॉलेज के लिए या इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए आप मुझे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ही लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है मेरा अंकित अवस्थी सर के नाम पर, वहां पे भी ज्वाइन कर लें, ताकि अगर कोई भविष्य में ऐसी क्लास आती है तो वो आपको मिल जाए। मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी पर मेरे द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स वर्तमान में पढ़ाया जा रहा है, और मेरे अलावा 100 से अधिक एडुकेटर्स वहां आपको पढ़ा रहे हैं। एक कंप्लीट कंप्रेस्ड कोर्स है जो आपके लिए उपलब्ध है। लगभग 15,000 से ऊपर अब तक कोर्सेज पढ़ाए जा चुके हैं यूपीएससी पर, और आप उनमें से किसी भी कोर्स को पीछे भी जाके देख सकते हैं। मेरी पुरानी क्लासेस, आने वाली क्लासेस, मेरे अलावा अनअकैडमी पर जो 100 से अधिक टीचर पढ़ा रहे हैं, उन सब की क्लासेस आपको मात्र 49,000 में उपलब्ध हो जाती हैं। और हाँ, अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, जिससे आपको मात्र 44,500 में वो क्लास प्राप्त होती है।
अगर आप मेंटर के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो जो आपको टेलीफोनिकली ईमेल्स के माध्यम से पूरी जानकारी देता रहे, पूरे कार्यक्रम में आपका सहायता करे, समर्थन दे, तो आप एक और कार्यक्रम है जिसे हम आइकॉनिक कहते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कीमत वैसे तो 74,000 है, लेकिन अगर आप लोग इसमें अंकित 10 रेफरल कोड लगाते हैं तो 67,000 में आपको ये उपलब्ध हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार के अन्य सेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।